हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता। यह लेक्चर आपका भारतीय न्याय संहिता सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। ओके, हमने अभी तक देखा भारतीय न्याय संहिता आपकी कैसे आए। ठीक है, पहले आपके आईपीसी हुआ करता था। आईपीसी में हमने क्या चेंज किया कि जिससे भारतीय न्याय संहिता आई। फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 1, इसका जो बात करता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, कि ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा। सेक्शन नंबर 2 इसकी बात कर रहा है आपकी डेफिनेशन के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशंस को डिटेल में देखा है। चैप्टर नंबर 3 आपकी जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। ओके, और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट, ये लेक्चर आपकी जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ, बैंकिंग, एलएलबी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। चैप्टर नंबर 3 हमारा है जनरल एक्सेप्शन। ओके, जो कि हमारी बात करता है सेक्शन नंबर 14 से लेके 44 तक। जनरल एक्सेप्शन मतलब सामान्य अपवाद। स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है या कोई ओमिशन किया है जो कि आपका हनन कर रहा है किसी भी कानून का, ठीक है, अगर वह वोलेशन कर रहा है किसी भी कानून का, किसी भी लॉ का, ठीक है, तो हम उसे ऑफेंस मानेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 हमें कुछ अपवाद बताते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताएंगे आपको चैप्टर नंबर 3 कि जिसमें कि एक पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है, कोई एक्ट किया है या कोई ओमिशन किया है ऐसा जो कि आपका पनिशेबल बाय लॉ है, ठीक है, पनिशेबल बाय लॉ है, कानून के द्वारा उसका क्या है, पनिशेबल है। इस बात के होते हुए भी हमने इन पर्सन्स को क्या दी है, आपकी एक्सेप्शन दी है कि इन बात के होते हुए भी इन्हें ऑफेंस ना माना जाएगा। ओके, इन्हें ऑफेंस नहीं माना जाएगा और ये आपके ऑफेंस की डेफिनेशंस में नहीं आएंगे। हमें कैसे पता लगता है स्टूडेंट कि कोई आपका ऑफेंस है या नहीं है, कि कौन सा एक्ट आपका ऑफेंस है या कौन सा एक्ट आपका ऑफेंस नहीं है। इसे देखने के लिए हमें देखना पड़ता है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो ये हमें देती हैं कुछ डेफिनेशंस। हर एक्ट की, हर ऑफेंस की हमें कुछ डेफिनेशन देते हैं। अगर हमारा एक्ट ऐसा है जो कि आपके इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है, अगर हमारा एक्ट ऐसा है जो आपका इस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, तो ही हम उसे ऑफेंस मानेंगे, अन्यथा हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप अपने बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए और जो मैं पॉइंटर्स आपको बताऊं वह आप अपने बेयर एक्ट में ऐड ऑन करते रहिए। ओके, और आज की लेक्चर सीरीज आपको पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने आपको प्रोवाइड कराई है। चैप्टर नंबर 3 आपकी बात कर रहा है, किसकी बात करता है, आपके जनरल एक्सेप्शन की, जिनके अंदर जो सेक्शंस है कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस। ठीक है, इसके अंदर जो सेक्शंस है कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस, उसको हमने क्या किया है, उनको हमने फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो सेम एक्सेप्शंस है उनको मिलाकर हमने इनको कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, इनको श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ओके, पहला हमने पॉइंटर बनाया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मतलब भूल किसकी, एक तो तथ्य की भूल आपकी, एक लॉ की, कानून की भूल। एक आपकी तथ्य की भूल हो रही है और एक आपकी कानून की भूल हो रही है। तो इसे हमने ऐड किया आपके पहले डेफिनेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने रखे टोटल 2 सेक्शंस, सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 17 हमने इसमें आपके रखे हैं। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर। सेकंड पॉइंट हमने जो रखा है अपना वो है जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट हमने इसके अंदर रखा है अपना सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने ऐड किए हैं सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16 हमने इसके अंदर ऐड की है जुडिशियल एक्ट्स के अंदर। फिर हमारा टॉपिक आता है एक्सीडेंट एक्ट्स का। कुछ एक्ट्स ऐसे जो कि एक्सीडेंट से हो गए हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था उन्हें करने का, हमने थर्ड पॉइंटर में उसको रखा है एक्सीडेंट एक्ट्स, जो कि आपके सेक्शन नंबर 18 एक सेक्शन की बात करता है।
नेक्स्ट आपका है नेसेसिटी, आवश्यकता। सेक्शन नंबर 19 आपकी बात करता है नेसेसिटी की। स्टूडेंट आप इस टेबल को बना लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू सीरीज में ये याद हो जाए आपके, ठीक है। और जब आप इनको कंबाइन पढ़ेंगे तब आप इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि किस सेक्शन में क्या बात कही हुई है और किस सेक्शन में क्या बात की हुई है। इसमें आप डिफरेंशिएशन भी आसानी से कर सकते हैं। जब आप सिमिलर सेक्शन को साथ में पढ़ते हैं तब तब आपको आसान हो जाता है उनको डिफरेंशिएट करना, उनको अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इनकैपेसिटी टू कमिट एन ऑफेंस। ऑफेंस करने के लिए वह पर्सन इनकेपेबल है, उसका वह इतना मेंटल एबल नहीं है, ठीक है, मानसिक रूप से इतना वह सक्षम नहीं है कि वह कोई एक्ट कर सकता है, कोई ऑफेंस कर सकता है, तो हमने उसको इनकेपेबल कहा। ये आपकी बात करता है सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर से लेके 24 तक, 20, 21, 22, 23, 24। ओके, ये सब सेक्शन बात करते हैं ऐसे पर्सन्स की जो कि आपके इनकेपेबल हैं। जैसे कि वह क्या है, वह चाइल्ड है, बच्चा है, वह अनसाउंड माइंड का है, वह विकृत व्यक्ति है, एंड थर्ड वह इंटॉक्सिकेशन में है, वह किसी के ड्रग्स के ऐसे नशे में है कि उसको पता नहीं लग रहा कि वह क्या कर रहा है, तो वह इंटॉक्सिकेशन स्टेट में है। तो ऐसे पर्सन को हम इनकेपेबल मान के चलते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है कंसेंट की। कंसेंट मतलब सहमति। सहमति आपके सेक्शन नंबर 25 से 28 तक ऐड है, प्लस सेक्शन नंबर 30 की हम इसमें बात करते हैं। इसमें आपका सेक्शन नंबर 29 हम नहीं लेते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 29 हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। सेक्शन 25, 26, 27, 28 एंड लास्ट 30, ये सब आपकी बात करते हैं स्वीकृति यानी कंसेंट की। स्वीकृति यानी कंसेंट, सहमति। अगला है आपका ट्राइवल एक्ट। ट्राइवल एक्ट सेक्शन 33 मतलब कुछ तुच्छ श्रेणी के क्या होते हैं, एक्ट्स है, मतलब इतने न्यूनतम एक्ट्स है कि हम उन्हें ऑफेंस नहीं मान सकते, ठीक है। जैसे क्या हुआ, मैं एक बस के अंदर सफ़र कर रही थी, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा शोल्डर टच हुआ, एक वीमेन के साथ एज टच हुआ, ठीक है, और उसे क्या हुई, उसे हल्का सा पेन हुआ, ठीक है, शोल्डर टच हुआ तो उसको पेन हुआ। तो अगर हम देखा जाए तो हम इसको हर्ट में काउंट कर सकते हैं कि भाई मेरे कोई फोर्स से उसको क्या हुआ, हर्ट हुआ। लेकिन ये एक्ट आपका क्या है, ये एक्ट आपका हिंदी में देखें तो तुच्छ कृति का है, कृत्य का है, ठीक है। तो इसे हम ऑफेंस ना मान के हम कहेंगे कि भाई गलती से थोड़ा टच हो गया और कोई इंटेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे, उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका प्राइवेट एक्ट। प्राइवेट एक्ट मतलब इसको सेक्शन 34 से लेके 44 तक ऐसे सेक्शन है जो कि एक पर्सन को प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट डिफेंस में काम करने के लिए। अगर कोई पर्सन खुद के डिफेंस के अंदर आकर कोई ऑफेंस कर रहा है, खुद के बचाव में कोई ऑफेंस कर रहा है, तो हम उसे प्राइवेट डिफेंस एक्ट कह देंगे या फिर प्राइवेट एक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी 8 ऐसी कैटेगरीज थी जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है आपको, ठीक है। तथ्य की भूल और विधि की भूल, ठीक है। न्यायिक कृत्य, आकस्मिक कृत्य, आवश्यकता, आकस्मिक मतलब आपका एक्सीडेंट, अपराध करने में असमर्थता, सहमति, तुच्छ कृत्य, निजी कृत्य, ये सब आपके इसमें सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं। ओके, फिर आपका एक केस आता है शंकर यहाँ पे आ रहेगा शंकर नारायण भाडोलकर, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 का केस है। इसमें ये कहा गया कि जो आपका जनरल एक्सेप्शन है, हमने पहले भी देखा था कि जो हमारा जनरल एक्सेप्शन है वो आपका डेफिनेशन का पार्ट है। मतलब जहाँ पे भी अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कोई भी ऑफेंस की या कहीं पे भी ऑफेंस का नाम लिखा आता है तो हम इस जनरल एक्सेप्शन को पूरे बीएनएस पे लागू कराएंगे। ये पूरा आपका बीएनएस पे लागू होगा, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 3 जब हमने देखा था तब भी हमने ये बात देखी थी कि जितनी भी हमारी डेफिनेशन, जितनी भी हमारी एक्सप्लेनेशन और जितने भी हमारे पैनल प्रोविजंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है, वो सब आपके जनरल एक्सेप्शन में यानी सामान्य अपवाद में वह क्या होते हैं, सामान्य अपवाद में आपके रहते हैं, उनके ऊपर ये अपवाद हर एक पॉइंट पे लागू होगा।
लेकिन सिर्फ किसकी बात की गई है? भारतीय न्याय संहिता की बात की गई है स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखना कि जितने भी जनरल एक्सेप्शन है वो सिर्फ आपके भारतीय न्याय संहिता पे ही लागू होंगे, कोई और एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कोई और एक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में आपका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है? हमने देखा था तथ्य की भूल होती है और एक होती है आपकी कानून की भूल। तथ्य की भूल और कानून की भूल, इसमें क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स आपकी एक मैक्सिम आती है, इग्नोशिया फैक्टे डोंट एक्सक्यूटा इग्नोशिया जूरिस नॉट एक्सक्यूट, मतलब नॉन एक्सक्यूट। इन्होंने ये कहा कि अगर आपके फैक्ट की, इग्नोशिया मतलब भूल, ठीक है? इग्नोशिया अगर आपकी फैक्ट की भूल है तो हम उसे माफ़ कर सकते हैं, ठीक है? वो माफ़ करने योग्य है। लेकिन अगर आपकी जूरिस मतलब कि लो, जूरिस मतलब लो, अगर कोई भूल आपकी लो की है, ये फैक्ट की लो की, अगर कोई भूल आपकी लो की है, कानून की है, तो हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब हम उसे क्षमा नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हर पर्सन को कानून का ज्ञान होता है, ठीक है? हर पर्सन को कहीं ना कहीं लॉ का ज्ञान होता है। वह ये बोल के नहीं डिफेंस ले सकता कि सर मुझे तो कानून का पता ही नहीं था, ओके? तो हम ये मान के चलते हैं कि हर पर्सन को कानून का ज्ञान है। मिस्टेक इज एरोनियस मेंटल कंडीशन, ठीक है? मिस्टेक क्या है? हमें पता है मिस्टेक एक हमारी गलती है जो मानसिक रूप से हमारी हो जाती है। इंड्यूस बाय इग्नोरेंस, जो कि हमारी लापरवाही की वजह से, मिस एप्रेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ के कारण हो जाती है, ठीक है? गलती अज्ञानता, गलत धारणा या सत्य की गलत फहमी के कारण उत्पन्न एक भ्रामक मानसिक स्थिति है, ओके? ये हमने मिस्टेक की डेफिनेशन लिखी। आपराधिक कानून का मूल सिद्धांत यह है कि तथ्य की अज्ञानता बहाना हो सकती है, लेकिन कानून की अज्ञानता बहाना नहीं हो सकती है। यह सिद्धांत इस कहावत पर आधारित है, तथ्यों की अज्ञानता बहाना नहीं बनाती, कानून की अज्ञानता बहाना नहीं बनाती, ठीक है? बनाती है, ओके? It is a cardinal principle of criminal law that ignorance of fact is an excuse, but ignorance of law is not an excuse. Okay? तो स्टूडेंट ये आपकी मैगजीम है और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीम में से एक मैगजीम आपकी ये आती है, इग्नोशिया फैक्टे डोंट एक्सक्यूट इग्नोशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट एक्सक्यूज सेट, ओके? आप थोड़ा अगर मैगजीम देखें ना तो आप एक पॉइंट को ध्यान रख लीजिए, जैसे आपके इग्नोशिया, इग्नोशिया से हम ले लेते हैं इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब होते हैं भूल को ही हम कहते हैं इग्नोरेंस, ठीक है? इग्नोरेंस। और फैक्टिया से हमने लिया फैक्ट वर्ड, ठीक है? और जूरिस से हमने लिया लो, जूरिस से हमने लिया लो, ओके? तो इससे आपको पता है इग्नोरेंस फैक्ट और लो की बात अगर हो रही है तो ही हमारा मैगजीन ये कह रहा है, क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन वाला सब्जेक्ट आप डील करेंगे तो वहाँ पे इतनी सारी मैगजीन्स हो जाएंगी कि आपको याद करने में डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए जब आपने कोई ना कोई की पॉइंट्स आपने मैगजीन्स में से ले रखे हैं तो उस की पॉइंट पर देखकर आप पूरा का पूरा मैगजीन याद कर सकते हैं, ओके? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, फिर हमारी डेफिनेशन आती है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या होता है और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है। हमें डिफरेंस लिखना है तो हमने पहले अपना मैगजीन एक्सप्लेन किया। मैगजीन एक्सप्लेन करने के बाद हम बता रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या है और मिस्टेक ऑफ लॉ आपका क्या है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है इग्नोरेंस किसका? मटेरियल फैक्ट्स का, ठीक है? मटेरियल फैक्ट्स का इग्नोरेंस यानी हमारा महत्वपूर्ण तथ्य की अज्ञानता, ओके? महत्वपूर्ण तथ्य की अज्ञानता। फैक्ट विच इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफेंस, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो कि आपके इम्पोर्टेंट थे किसी ऑफेंस को बनाने के लिए। हर एवरीवन इज प्रेज्यूम टू नोट द फ्लो, और हम ये मान के चलते हैं कि फैक्ट की तो फिर भी कोई ना कोई भूल हो सकती है, लेकिन हर पर्सन को लॉ के बारे में पता होता है। इट इज़ अ लीगल फिक्शन क्रिएटेड फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड आउट ऑफ नेसेसिटी।
यह सुविधा और आवश्यकता के कारण बनाए गए एक कानून भ्रम है। मतलब स्टूडेंट हम ये देख के चल रहे हैं कि देखिए, अगर किसी पर्सन को फैक्ट की भूल हुई है जो कि इसके किसी ऑफेंस को करने के लिए कोई फैक्ट जो थे इम्पोर्टेंट थे, और इन फैक्ट की भूल में आकर उसने कोई अगर ऑफेंस कर लिया है तो हम उसे एक्सक्यूज़ दे देंगे, मतलब हम उसे एक्सेप्शन में फॉल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने फैक्ट की भूल की है, तथ्य की भूल की है, तथ्य की भूल में आकर उसने कोई ऑफेंस कर दिया है तो हम उसे एक्सेप्शन दे देंगे। वहीं अगर कोई पर्सन आपका लॉ की भूल करके, ठीक है, कोई ऑफेंस कर देता है तो हम उसे एक्सेप्शन में ना डाल के उसे हम पनिश करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, हर पर्सन को कानून का ज्ञान है, हर पर्सन को पता है कि कौन कौन सा कानून लागू होता है। और स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपकी आती है कि हम ये भी मान के चलते हैं कि जो हमारे फॉरेनर है जो कि इंडिया के नहीं है, ठीक है, विदेशी है, हम ये मान के चलते हैं कि जो विदेशी है हमारे, उन्हें भी हमारे इंडिया के कानून की जानकारी है। वो ये डिफेंस नहीं ले सकते कि सर हम तो विदेशी है, हमें इंडिया के कानून का नहीं पता। अगर आप इंडिया में आए हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि आप इंडिया के कानून को जानते हैं, और यहाँ पर जो भी एक्ट को हमने BNS में जो भी एक्ट को हमने आपके ऑफेंस बनाया हुआ है, अगर आपने वो एक्ट किया तो आप पनिशेबल होंगे, भले ही आप विदेशी है। ओके, और इंडिया में चाहे आप घूमने ही आए हैं, आपको यहाँ के कानून का पता होना चाहिए। ओके, सेक्शन नंबर 14 की स्टूडेंट बेयर एक्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, ठीक है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। स्टूडेंट जिन जिन पॉइंट्स पे मैंने आपको हाईलाइट किया है उन्हें आप ध्यान से देखिए कि एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसे पर्सन के द्वारा कार्य किया जा रहा है जो क्या है, आपका बाउंड है। उस कार्य को करने के लिए वह क्या था, आपका बाउंड था, ठीक है, बाध्य था। उसके हुआ क्या उसके साथ, उसके साथ हुआ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये जानते हुए बिलीव कर रहा था कि वह बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, कानून द्वारा बाध्य है ऐसे काम करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति से कोई काम हुआ, एक्ट हुआ, ठीक है, और वो एक्ट करते समय उसने क्या कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस आपका नहीं किया है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए आपका एक ऑफिसर था, ठीक है, एक ऑफिसर था जिसे करना था अरेस्ट वाई को। इसे करना था अरेस्ट वाई को, और वाई को अरेस्ट करने के लिए ये गया, ठीक है, इसने वहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी की। स्टूडेंट शब्दों पे ध्यान दीजिए, उसने वहाँ पे पूरी प्रॉपर इंक्वायरी की, और इंक्वायरी में इसके साथ हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हो गया तथ्य की भूल होते हुए इसे लगा कि जो आपका बी है वही क्या है, वाई है, ठीक है, बी जो है वही आपका वाई है, और ये क्या किया, ए गिरफ्तार कर लाया बी को। ए एक ऑफिसर था, मतलब वो बाउंड बाय लॉ था, कानून के द्वारा बाध्य था। उसकी ड्यूटी थी कि अगर उसको कमांड दिया गया है अरेस्ट करने का तो वो अरेस्ट करके लाए। बिलीविंग हिमसेल्फ, वो जानता था कि मैं क्या हूँ, बाउंड बाय लॉ हूँ, ठीक है, मैं कानून के द्वारा बाउंड हूँ। उसे काम दिया गया कि आप वाई को अरेस्ट करके लाए, ठीक है, उसे कोई एक्ट करने को दिया गया। एक्ट करते समय उसके साथ हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हुई, उसने बी को समझ लिया वाई, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी की, मतलब गुड फेथ में वो काम कर रहा है, उसको कोई इंटेंशन नहीं था, उसने प्रॉपर इंक्वायरी की और उसने क्या समझ लिया, बी को समझ लिया वाई, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण वह बी को क्या कर लाया, आपका अरेस्ट करके ले आया, ठीक है। अब हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं, तो ऐसे बात को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन, हमारा ए पर्सन कौन है, ए है,
हु इज और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य कि उससे क्या हुई, भूल हुई, और वो किसको अरेस्ट कर लाया, आपके बी को अरेस्ट कर लाया। नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट लो, यहाँ पे कोई इसका कानून की भूल तो नहीं हुई, उसे पता था कि अरेस्ट कैसे करना है, मुझे प्रॉपर इंक्वायरी करनी होगी फिर भी मैं किसी को अरेस्ट कर सकता हूँ, तो उसने प्रॉपर इंक्वायरी करके ही अरेस्ट किया। उसका मतलब उसने मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं किया, उसने सिर्फ की मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, ठीक है। और अपना कार्य उसने कैसे किया, गुड फेथ में किया। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी बी से, उसने ये कार्य विदाउट इंटेंशन किया, ठीक है। और वो गलती से ही वाई को अरेस्ट कर लाया, मतलब उसने कार्य किया गुड फेथ में, और वह जानता था कि वह क्या है, बाउंड बाय लॉ है ऐसे कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, हम उन्हें सजा नहीं देंगे। ओके ये स्टूडेंट सेक्शन नंबर 14 आपका कहता है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसे दोबारा पढ़ लीजिए तो आपको विद एग्जांपल्स समझ आ जाएगा। ओके अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 की। सेक्शन नंबर 17 क्या बात करता है, इसके अंदर और सेक्शन नंबर 14 में हल्का सा डिफरेंस है। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। इसके अंदर उसके अंदर पर्सन क्या था, बाउंड बाय लॉ था, यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, न्याय संगत है, ठीक है, न्याय संगत माना जाता है, इसके कानून के द्वारा ये न्याय संगत है, ऐसे काम करने के लिए कानून इसे कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय बाय एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी जो कि एक ऐसे पर्सन ने किया है जो कि आपका जस्टिफाई बाय लॉ है, मतलब कि न्याय संगत है। और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसने भी क्या किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया, एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ किया, गुड फेथ में उसने क्या कर दिया, कोई ऑफेंस कमिट कर लिया। सेम ही बात है, बस वहाँ पे बाउंड बाय लॉ था, यहाँ पे जस्टिफाई बाय लॉ है। ओके और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है आपका। तो ऐसे ही पर्सन को हमने क्या दी है, आपकी छूट दी है। ओके जैसे अगर स्टूडेंट हम पहले हमने जो केस लिया बाउंड बाय लॉ, मतलब हमने लिया था एक ऐसा पर्सन जो बाध्य है। बाध्य कौन होता है आपका, बाध्य होता है ऑफिसर, हमने एग्जाम्पल लिया था ऑफिसर का। अब सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेकिन हम पर्सन लेते हैं एक आपका सिटीजन ऑफ इंडिया का। भारत का नागरिक आपका सिटीजन ऑफ इंडिया के पास आपका ये अधिकार है कि अगर उसके सामने कोई ऑफेंस होता है, कोई पर्सन उसके सामने ऑफेंस कमिट करता है, तो वह उस पर्सन को क्या कर सकता है, रोक सकता है, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए उसको अरेस्ट करके बाद में पुलिस ऑफिसर को उसको दे देगा, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है हमारा कि वह अगर उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो वह उस पर्सन को रोक सकता है, ऑफेंडर को वह रोक सकता है। तो ये सिटीजन आपका क्या हो गया, जस्टिफाइड बाय लॉ हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसा कार्य करता है, किसी को अरेस्ट करता है, किसके लिए अरेस्ट करता है, ताकि वो पर्सन कोई ऑफेंस ना कर सके, ठीक है। तो ऐसे पर्सन आपके जस्टिफाइड बाय लॉ माने जाते हैं। तो बाउंड बाय लॉ नहीं, जस्टिफाइड बाय लॉ है कि जस्ट लॉ उसको उनको जस्टिस देगा, उनको प्रोटेक्शन देगा। ओके सेक्शन नंबर 14 और 17 में इतना सा आपका डिफरेंस है। स्टूडेंट इसका एक केस आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस हमारा क्यूइन वर्सेस टॉल्सन 1889 का एक केस है आपका। और वहीं एक और केस है, वो है आर वर्सेस प्रिंस। ये केस भी आप लिख लीजिए, दोनों केस क्यूइन वर्सेस टॉल्सन और आर वर्सेस प्रिंस का आपका दोनों का मामला। इस मामले में क्या हुआ, इस टॉल्सन वाले मामले में ये हुआ कि मिसेस टॉल्सन जो थी उन पे क्या लगा, चार्ज विद बाइगैमी। बाइगैमी मतलब होता है दो शादी, ठीक है। बाइगैमी उनका जो प्रचार लगा कि उन्होंने द्विविवाह विवाह किया है। इट वॉज आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस टॉल्सन डैट शी बिलीव इन गुड फेथ। और मिसेस टॉल्सन ने क्या कहा, मिसेस टॉल्सन ने कहा कि उन्होंने गुड फेथ में ये कार्य किया है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं उनको मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब उनकी डेथ का उनको लगता है कि उनके हस्बैंड मर चुके हैं, क्योंकि उन्हें उनकी डेथ का कोई इन्फॉर्मेशन इतने सालों से नहीं मिला है। तो मिसेस टॉल्सन ने ये मान लिया, मिसेस टॉल्सन ने ये मान लिया कि उनके हस्बैंड मर चुके हैं, और ऐसे आके उन्होंने अब क्या कर दिया, सेकंड मैरिज आपकी कमिट कर दी है। शी वाज लीड
to believe that her husband was dead. This fact was also known to the second husband of Mrs. Tolson. और ये बात उस मिसेस टोल्सन के सेकंड हस्बैंड को भी पता था। लेकिन जब वह मैरिज सेरेमनी करने लगे, ठीक है, तो क्या हुआ, तो उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो वहाँ पे आ गए। हस्बैंड जो थे वो वहाँ पे आ गए। तो इस केस में ये माना गया कि जो आपके टोल्सन ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उन्हें हुई थी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भूल, तथ्य की भूल हुई थी। उनको काफ़ी सालों से उनके हस्बैंड का कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने ये मान लिया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और इसलिए उन्होंने सेकंड मैरिज कमिट की है। इसमें उनका कोई ऑफेंस नहीं बनता, इसलिए उनको लायबल नहीं ठहराया गया बाई गैमी के लिए। ये आपका मामला है क्यून वर्सेस टोल्सन का, ठीक है। इस मामले में श्रीमती टोल्सन पर द्विविवाह का आरोप लगाया गया था। श्रीमती टोल्सन की ओर से ये तर्क दिया गया कि उन्होंने सद्भावनापूर्वक, शब्द इसके गुड फेथ यानी सद्भावनापूर्वक और उचित आधार पर यह मान लिया था कि उनके पति की मृत्यु उनके दूसरे विवाह से पहले हो गई थी। श्रीमती टोल्सन के पति के लापता होने के बाद उन्होंने अपने पति के बारे में कई बार पूछताछ की। उन्होंने यह विश्वास हो गया था कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। यह तथ्य श्रीमती टोल्सन के दूसरे पति को भी ज्ञात था और विवाह समारोह गुप्त नहीं था। न्यायालय ने यह माना कि श्रीमती टोल्सन के तथ्यों की सद्भावनापूर्वक पूर्ति की थी और इसलिए वे द्विविवाह के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओके, तो ये आपका मामला था क्यून वर्सेस टोल्सन। और सेम मामला इसमें हम लेते हुए आर वर्सेस प्रिंस का मामला। इसमें आपका जो प्रिंस था वह क्या था, प्रिंस जो था वह आपका पर्सन उसने क्या किया, एक फीमेल को, ठीक है, फीमेल को क्या किया उसने, जो कि वास्तविकता में तो वह 16 प्लस थी, ठीक है, 16 की थी, लेकिन प्रिंस को ये लगा कि वह 18 प्लस है, वह 18 प्लस है, ठीक है, और इस करके प्रिंस ने उसको घर से भगा लिया, ठीक है, शादी के लिए, जो भी आप देखते हैं, ठीक है, सोसाइटी में होता है। तो प्रिंस ने ये कहा कि जो गर्ल्स की उसकी सहमति थी वो 18 प्लस है, तो वह मेजर है और ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि गर्ल मेरे साथ खुद आई है, फीमेल मेरे साथ खुद आई है, क्योंकि वो 18 की है। लेकिन जब बाद में ये केस कोर्ट में गया तो पता लगा कि जो गर्ल है वो 16 की थी, ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि प्रिंस का हुआ मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, जिस करके उसने ऐसा एक्ट किया। तो इस केस में आर वर्सेस प्रिंस के मामले में ये बात हमारे सामने आई थी, जिसके अंदर प्रिंस को हमने क्या किया, ऑफेंडर समझा, क्योंकि उसने क्या किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपना पूरा वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। ड्यूटी उसकी क्या थी कि वह पता लगाए कि क्या सच में गर्ल 16 प्लस है या 18 प्लस है, ठीक है। तो उसने ये कार्य किया, लेकिन उसने अपनी खुद की ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होते हुए भी अगर वह खुद के सारी ड्यूटी परफॉर्म करता और उसके बाद उसको होता कि वह 18 प्लस से निकलती, तो फिर हम उसको छूट देते। लेकिन यहाँ पे प्रिंस ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की और ऑफेंस किया, तो हमने प्रिंस को कोई यहाँ पे एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया और उसको ऑफेंडर मान लिया। ओके, ये आपका केस आता है प्रिंस आर वर्सेस प्रिंस का मामला। ओके, सेक्शन नंबर 15, एक्ट ऑफ जज। स्टूडेंट, अब हमने देखा था, हम दोबारा वो टेबल देख के आते हैं। हमारा पहला टॉपिक था मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि हमने देख लिया है क्या होता है, उसका डिफरेंस भी हमने देख लिया। ओके, हमने अपना पहला टॉपिक देख लिया है, तथ्य की भूल और विधि की भूल हम देख चुके हैं। अब है न्यायिक कृत्य। स्टूडेंट, न्यायिक कृत्य मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि आपके बाउंड है न्यायिक कार्य करने के लिए, जैसे आपके जज या फिर जज के द्वारा दिया गया कोई ऐसा ऑर्डर
जिसका पालन करने के लिए कोई पर्सन आपका बाउंड है, तो वैसे पर्सन या तो खुद जज या जज के ऑर्डर या डिक्री के अकॉर्डिंग कार्य करने वाले पर्सन, तो वो सब पर्सन आपके इसमें इंक्लूड होंगे सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर आपका 16 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस। उस किसी भी बात को ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि आपके एक जज के द्वारा की जाती है। मतलब जैसे स्टूडेंट आप देखते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका फंडामेंटल राइट को हम क्या कर रहे हैं, उसकी छीन रहे हैं, इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट कैसे? आर्टिकल नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 21 जो हमें प्रोटेक्शन देता है टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, कि हम कैसे रहे, हम डिग्निटी के साथ जीवन जिए। तो अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो हम उसके आने जाने का, फ्री मूव करने का, उसका राइट हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके राइट्स को हम बाध्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो हम उसके आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं अगर हम किसी के पर्सन को डेथ पेनल्टी अगर हम दे रहे हैं, डेथ पेनल्टी देने का मतलब क्या है? हैंग टिल डेथ, टिल डेथ। ठीक है, कि जब तक उस पर्सन की मृत्यु कारित नहीं हो जाती तब तक हम उसको हैंग करेंगे, मतलब लटकाएंगे। तो वो डेथ पेनल्टी है कि हम किसी ना किसी पर्सन की क्या कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। और डेथ करना स्टूडेंट आपको पता है एक प्रकार का ऑफेंस है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जजेस के जो ऑर्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, या तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे होते हैं या फिर वह किसी ना किसी की फ्रीडम को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अगर जज है, अगर वो कोई कार्य ऐसा करता है, जब वह कार्य कैसे कर रहा है, जुडिशरी कार्य कर रहा है, मतलब अपनी न्याय शक्ति के अधीन रह के ही वह कोई कार्य कर रहा है, तो और वो अपने पावर का यूज़ कैसे कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वह पर्सन को ये चीज़ें हमने लॉ के द्वारा प्रोवाइड कराई है और उस पर्सन ने कोई ऑफेंस आपका नहीं किया है। कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से, ठीक है, न्यायिक रूप से कार्य करते समय किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता है जो उसे कानून द्वारा दी गई है या जिसके बारे में वह सद्भावना पूर्वक मानता है कि उसे कानून द्वारा दी गई है। ओके, तो सेक्शन नंबर 15 आपकी बात करता है जज के बारे में। ओके, एंड इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 16 जो बात करता है ऐसे ऑर्डर्स की और ऐसी जजमेंट की जो कोर्ट के द्वारा दी गई है और जिसका पालन करने के लिए कोई और पर्सन कार्य कर रहा है गुड फेथ में। तो ऐसे भी चीज़ों को हम क्या नहीं मानेंगे, ऑफेंस आपका नहीं मानेंगे। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यहाँ दो वर्ड यूज़ किया गया है, एक था आपका परसुएंस, मतलब जजमेंट और ऑर्डर का पालन करने के लिए उनके परसुएंस में, ठीक है, या फिर उनके वारंटेड है जो कि आपके ऑर्डर जजमेंट के द्वारा वारंट किया गया है, उसके लिए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह ऑफेंस आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो भी जजमेंट या ऑर्डर पास की गई है और वो भी गुड फेथ के अंदर पास की गई है और कोर्ट ने अपने जुडिक्शन में रहते हुए उसे पास किया है। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि क्या है, आपका ऑर्डर और जजमेंट है। लेकिन स्टूडेंट एक मामला ऐसा आता है कि मान लीजिए किसी जज ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और उसने ये ऑर्डर अपने जुडिक्शन से बाहर रहते हुए दिया, उसकी जुडिक्शन में नहीं था फिर भी उसने ऐसा ऑर्डर कर दिया, तो क्या ऐसे ऑर्डर का पालन करना ऑफेंस होगा या नहीं होगा? तो स्टूडेंट ऐसे ऑर्डर का पालन करना भी आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जज ने कार्य कैसे किया है, गुड फेथ में किया है, गुड फेथ में किया है। ओके, और अपने पावर जो उसको लॉ ने दिया उसमें रहते हुए किया है। हम नहीं देखेंगे कि उसके जुडिक्शन में था, क्षेत्राधिकार में था या नहीं था। अगर जज ने गुड फेथ में आके कोई ऑर्डर या जजमेंट दी है, अगर कोई और पर्सन का पर्सन में या वारंटेड में कोई कार्य कराता है तो हम उस पर्सन को आपके पनिशेबल नहीं बनाएंगे। हिंदी में देखिए, न्यायालय की किसी निर्णय या आदेश के अनुसरण में, एक तो परसुएस में अनुसरण में, या उसके द्वारा उचित ठहराए गए किसी भी कार्य को यदि वह कार्य ऐसे न्याय के आदेश के लागू रहने के दौरान किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा।
भले ही न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र ना रहा हो, बशर्ते कि कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक यह मानता हो कि न्यायालय के ऐसा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। ठीक है स्टूडेंट, इसका आपका केस आता है रच्चापूड़ी सुभा राव वर्सेस एडवोकेट जनरल 1981 का आपका केस आता है, जिसमें ये कहा गया कि हाँ जज को हमने एक्सेप्शन दी है, ना कि सिर्फ उन मामलों में, ठीक है, बल्कि हर एक मामले में जिसमें उसने गुड फेथ में कार्य किया है, चाहे उसकी वह जुडिक्शन से वह मामला बाहर जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, ठीक है, तब भी वह क्या है अपने पावर्स का यूज़ कर सकता है। लेकिन हम ये मानेंगे कि उसने कार्य गुड फेथ में किया है और जो उसका पालन कर रहा है, जो उसको ऑर्डर और जजमेंट को करा रहा है, लागू करा रहा है, वह भी ये मान के चलता है कि हाँ जज की पावर है, तो ऐसे ही मामलों को हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। ओके तो स्टूडेंट, हमने आज आपके दो टॉपिक देखे। एक हमने देखा मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, फिर हमने देखा जुरिस एक्ट आपके, ठीक है, जुरिस एक्ट जो आपकी है वो देखे हमने, जिसमें हमने एक जज की बात की और हमने बात की ऐसे पर्सन्स की जो ऑर्डर और जजमेंट को क्या करा रहे हैं, उनके पर्सन्स में वो कार्य कर रहे हैं, उनको लागू कराने के लिए वह कोई कार्य कर रहे हैं। तो ओके नाउ हमारा नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, वह है आपका एक्सीडेंट से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 18 बात करता है आपकी एक्सीडेंट की। स्टूडेंट, एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट मतलब है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, मुझे नॉलेज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, बिना मेरी क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना मेरी क्रिमिनल नॉलेज के मैंने कोई ऐसा काम कर लिया है, चाहे वो गलती से हो गया है, ठीक है, चाहे एक्सीडेंटल हो गया है, चाहे मिसफॉर्चून से हो गया है, दुर्घटना या दुर्भाग्यवश से कोई कार्य मेरे साथ हो गया है, मैंने कोई कार्य ऐसे कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कोई ना ही कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी और ना मुझे कोई क्रिमिनल नॉलेज थी उसके बारे में, लेकिन मैंने वह कार्य किया पूरा लॉफुल एक्ट से था, ठीक है, मेरे कार्य करने का तरीका सही था, मेरे कार्य करने का की नीयत सही थी और मैंने कार्य भी प्रॉपर केयर से किया था, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से सारी प्रिकॉशंस को फॉलो किया। ये सब कुछ करते हुए भी अगर कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून हो गया और उसके कारण कोई ऑफेंस कारित हो गया है, तो मुझे इस ऑफेंस की सज़ा नहीं मिलेगी, मेरे को उस ऑफेंस की सज़ा ना मिलेगी, ठीक है। ये आपका क्या है, सेक्शन नंबर 18 है। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए इज एट वर्क विद द हैच। हैच मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के साथ वह क्या कर रहा था, कोई कार्य कर रहा था। ये आपकी कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के साथ वह आपका कोई कार्य कर रहा था, ठीक है, और जो इसका ये आगे वाला हिस्सा होता है, ये कार्य करते समय क्या हुआ, ये इसकी जो पिछली स्टिक थी ये तो अलग हो गई, और जो इसका ये हेड था, ये हेड था जो उस कुल्हाड़ी का, वो क्या हो गया, वो निकल गया यहाँ से, इसके साथ अटैच होता है ना, ये यहाँ से निकल के ये अलग हो गया और ये जाके किसी पर्सन के जाके लगा, ठीक है। इस पर्सन के लगने से इस पर्सन को क्या हुआ, इस पर्सन की हुई हर्ट हुआ इसको, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हमने अपना कार्य किया था, इस केस में ऐसा हुआ, ए अपना कार्य करता हैच के साथ और जो उसका हेड था, हेड जो था वो उड़ के लगा और उससे एक पर्सन की क्या होगी, मृत्यु होगी, जो कि वहाँ पे खड़ा था। Here, if there was no want of proper cautions on his part of A, his act is executable and not an offense. अगर हम देखते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चंस की, ठीक है, अगर ए को कोई ज़रूरत नहीं थी प्रॉपर क्वेश्चन की और फिर ऐसे होते हुए वो हेड पे जाके किसी को लगा, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो हम ए को क्या करेंगे, आपके सेक्शन 18 का डिफेंस देते हुए उसको छोड़ देंगे। जैसे ए क्या कर रहा था, ये पेड़ था, इस पेड़ को वह काट रहा था, ठीक है, इस पेड़ के टहनी को काट रहा था, काटते काटते क्या हुआ, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ इसको देख रहा है और ये यहाँ पे इसको काट रहा है, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि हाँ अगर ये पेड़ को काट रहा है तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना होके ये मेरे लग सकती है, चांसेस है, चाहे 0.1% चांस है, लेकिन कहीं ना कहीं चांस है। इस पर्सन को पता है, ये हम मान के चलते हैं कि हाँ एक समझदार व्यक्ति है, 18 प्लस का है, बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन अपना ये कुल्हाड़ी से काट रहा है और
बाय चांस क्या हुआ, कुल्हाड़ी का हेड जो है वह इससे अलग हो गई, इस पर्सन से लगा जाके और उसकी डेथ हो गई। तो इस पर्सन ने क्या, अब हम देखेंगे कि क्या इस पर्सन की कोई गलती है। गलती इससे नहीं है क्योंकि इसको, इस पर्सन को पता है कि जब मैं वहाँ पे खड़ा होकर कार्य कर रहा हूँ तो चांस है कि मेरे वो लग सकता है, एक्सीडेंट कारित हो सकता है। इसने अपनी प्रॉपर पूरी केयर एंड क्वेश्चन की हुई है। इसने यहाँ पे लोगों को बताया हुआ है कि हाँ यहाँ पे लकड़ियाँ मैं काट रहा हूँ, तो कोई भी यहाँ से ना गुजरे, ना करे, ताकि आपको कोई चोट ना लग सकती। ठीक है, तो अब ऐसे ही मामले में हम इस पर्सन को कोई सज़ा नहीं देंगे, ये पर्सन आपका ऑफेंस से बरी हो जाएगा। क्यों बरी होगा, इसके लिए हम देखेंगे अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने देखा, अब स्टूडेंट आप की पॉइंट्स याद रखिए, क्योंकि की पॉइंट्स ये एक ऐसे है आपके जो कि आपको केस लॉ को अच्छी तरह समझने में हेल्प करते हैं और आप बता सकते हैं कि हाँ कि ये सेक्शन में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा सेक्शन नंबर 18 कहता है कि हमारे साथ होना चाहिए कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून। हमारे केस में भी क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ या मिसफॉर्चून हुआ, दुर्भाग्यवश हुआ ये कार्य या दुर्घटना से वो हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर। क्या हमारी कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी? नहीं थी। हमने कोई सोचा नहीं, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं की, ना हमारी कोई क्रिमिनल नॉलेज थी कि हमें ऐसा करना ही है। ठीक है, वो तो बाई चांस उसका हैड चलक होके उसके लग गया। क्या मैंने मेरा कार्य लॉफुल एक्ट में किया? हाँ जी, मेरा लॉफुल एक्ट था, लकड़ी काट रहा था, मैंने प्रॉपर बोर्ड लगाया था, साइन बोर्ड लगाया था कि आप इधर ना आए, और मेरा मैनर भी सही था, लॉफुल मैनर था मेरा, और मेरा कार्य करने का तरीका भी सब कुछ सही था। मैंने अपने साइड से प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन भी की। अगर आपके स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स हैं और उसके बाद कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होता है, तभी आपको ऑफेंस में नहीं फॉल किया जाएगा, आपको छूट दे दी जाएगी। ओके, सेक्शन नंबर 18 आपकी बात करता है जनरल एक्सेप्शन की, किससे, एक्सीडेंट से रिलेटेड। ठीक है, कि इसके अंदर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस ये देखा जाता है कि पर्सन का क्या क्रिमिनल इंटेंशन था या नहीं था। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था तो हम उसको क्राइम नहीं मानेंगे। आपका केस आता है इसके अंदर सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 2003 का केस आता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस सेक्शन एक्सटेंड द डोर ऑफ एन इनोसेंट और lawful act in an innocent and lawful manner and without any criminal intention or knowledge from any unforeseen evil result. ओके, हमें देखना है, कोर्ट देख के चलेगा कि क्या इनोसेंट एक्ट हुआ है, इनोसेंट लॉफुल एक्ट हुआ है, इनोसेंट लॉफुल मैनर में किया है, क्या क्रिमिनल इंटेंशन कोई थी या नहीं थी, और ये सब चीज़ें देख के ही हम मानेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, अन्यथा हम उसको एक्सीडेंट की कैटेगरी में फॉल कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में स्टूडेंट ये लिखा हुआ है। वही बात आपकी लिखी हुई है कि अगर किसी पर्सन ने कोई लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर से किया है, लॉफुल मीन से किया है, प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन से किया है, तो हम ये मान चलेंगे कि नहीं, उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसका नॉलेज नहीं था ऐसे कार्य करने का, और ये एक्ट आपका एक्सीडेंट में हो गया है। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपके हमने देखे, वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। स्टूडेंट जब आप आंसर राइटिंग लिखे मेंस की, तो पहले आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको आती है तो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन फॉर्म में उसको लिख दीजिए। फिर आप उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे ये 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ताकि ये अलग से हाईलाइट हो जाए। फिर आपको एक एग्जाम्पल, और अगर केस लॉ आपको आता है तो केस लॉ लिख के अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया अपना हैचल वाला। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून में आपका क्या डिफरेंस होता है? एक्सीडेंट क्या होता है, मिसफॉर्चून क्या होता है? एक्सीडेंट मीन्स सच हैपनिंग which is unintentional, unexpected, out of the ordinary course. No man of ordinary prudence could anticipate. एक्सीडेंट मतलब ये होता है, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून का मतलब ऐसा है कि एक्सीडेंट मतलब है कि ऐसा एक्ट, ऐसा कार्य जिसको कोई भी पर्सन, आपका कोई भी मैन ऑर्डिनरी प्रूडेंस का प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसे हम एक्सीडेंट कर सकते हैं। एक्सीडेंट इम्प्लाइज इंजरी टू अनदर पर्सन एंड मिसफॉर्चून इम्प्लाइज इंजरी टू अदर एज वेल एज द ऑथर। मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि एक्सीडेंट में हमेशा इंजरी आपकी अदर पर्सन को होती है। ठीक है, और मिसफॉर्चून में इंजरी आपकी दोनों पर्सन को हो सकती है, खुद को भी हो सकती है और अदर पर्सन को भी हो सकती है। इतना सारे नॉर्मल आपका इसका डिफरेंस है, दुर्घटना और दुर्भाग्य। ओके,
फिर हमने पॉइंट लिया एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। तो स्टूडेंट जब हम एक्सीडेंट देखेंगे तो ये ज़रूरी है हमें देखना कि क्या क्रिमिनल इंटेंशन थी या नहीं थी, क्या क्रिमिनल नॉलेज थी या नहीं थी। जब हमने अपना बीएनएस देखा है, जब हमने बीएनएस का इंट्रोडक्शन देखा था, मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि क्रिमिनल इंटेंशन क्या होती है, क्रिमिनल नॉलेज आपकी क्या होती है। ओके, इंटेंशन और नॉलेज में आपका क्या फ़र्क है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया था लॉफुल एक्ट होना चाहिए। एक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई अपराध कर रहे हैं, आपका एक्ट लॉफुल होना चाहिए और लॉफुल मैनर्स होना चाहिए, तरीका भी आपका लॉफुल होना चाहिए। ओके, विधिवत तरीके से विधिवत कार्य आपका होना चाहिए। फिर स्टूडेंट आपका केस आता है आर वर्सेस स्विंडल एंड ओसबोर्न 1846 का केस। टू कार ड्राइवर्स आफ्टर गेटिंग ड्रग, देखिए दो कार ड्राइवर्स थे, ड्रंक करने के बाद क्या करने लगे, रेस करने लगे, इसके साथ एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड ड्रोवन एंड ओल्ड मैन, के बाद उन्होंने क्या किया, किसी ओल्ड मैन पे गाड़ी चला दी, ठीक है, व्यक्ति को कुचल दिया। बोथ वर चार्ज विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेथ of deceased by their negligence and improper conduct. The act of driving was not in lawful manner. तो स्टूडेंट देखिए आप क्या कर रहे हैं, ड्रंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या लॉफुल एक्ट है, नहीं, अनलॉफुल एक्ट है। ड्रिंक एंड ड्राइव अनलॉफुल एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं वह एक दूसरे के साथ। मैनर भी उनका गलत है। मैनर ये गलत है कि जब आपको पता है कि आपने ड्रिंक कर रखा है तो आप रेस क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी चलाइए। नॉर्मल गाड़ी चलाने पे क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं अगर आप रेस करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। लॉफुल मैनर भी नहीं है, लॉफुल मीन्स भी नहीं है, लॉफुल एक्ट भी नहीं है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इनसे हो गया एक ओल्ड मैन का मर्डर। तो अब इन दोनों की नेग्लिजेंस के कारण और इम्प्रॉपर कंडक्ट के कारण उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। तो अब हम इन मामले में इसको एक्सेप्शन सेक्शन 18 का ना देंगे, सेक्शन 18 के एक्सेप्शन में ये फॉल नहीं करेंगे और इनके ऊपर एक्सीडेंट का चार्ज लगेगा, मर्डर का चार्ज लगेगा। ओके, स्टूडेंट फिर आपका एक और सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 19। इसको भी हम यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं, छोटा सा आपका सेक्शन है। स्टूडेंट आप देखिए सेक्शन नंबर 19 आपकी बात करता है एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड प्रिवेंट अदर हार्म। अगर कोई ऐसा कार्य है आपका जो कि आपकी इस नेचर का है कि, पहले आप इसका एग्जांपल दीजिए, समझिए, फिर आप इसको सारे समझ जाएंगे। आपके बेयर एक्ट में एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपकी है शिप ए, आपके पास एक शिप है, ठीक है, ये बड़े से एक जहाज है आपका, शिप एक बड़ा है ए, ठीक है, ए आपकी शिप है, और एक आपकी शिप है बी, ठीक है, और एक आपकी शिप है सी। इसमें कुछ आपके 20 पीपल्स बैठे हैं, इसमें कुछ आपके 4 पीपल्स बैठे हैं, ठीक है। शिप ए जो है उसके कैप्टन के पास ऐसा चांस बन रहा है, ठीक है, कि या तो वो इस शिप को बचा सकता है या वो इस शिप को बचा सकता है, कि अगर वो इसके साथ भिड़ा तो ये शिप के 20 पीपल्स मर जाएंगे, और अगर वह इस शिप के साथ भिड़ा तो वह इस शिप के 4 मेंबर्स को मार देगा। तो ए शिप जो बड़ी शिप है उसने क्या डिसीजन लिया कि हम इस 20% की जान बचा लेते हैं और इन 4% को हम इनके जाके भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो हार्म, जो ज़्यादा हार्म है, ठीक है, जो एक्सेस हमारा हार्म है, जो हमारा ज़्यादा नुकसान है वो बच जाएगा, और हम लेस हार्म में हम क्या कर देंगे, लेस हार्म से हम क्या कर लेंगे, एक्सेस हार्म होने से बचा लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ए शिप से होगा तो लास्ट में क्या, कोई ऑफेंस ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आ गया है नेसेसिटी का, आवश्यकता पड़ गई है, हम और कोई स्टेप नहीं ले सकते, हमें या तो बी शिप के अंदर जाना होगा या सी शिप के साथ टकराना होगा, ठीक है। तो हमने, हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट नेसेसिटी का, आवश्यकता का। इस आवश्यकता को पूरा देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि हम लेस हार्म की तरफ जाएंगे और एक्सेस हार्म को बचाएंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट नेसेसिटी का, ठीक है। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि जब हम बड़े हार्म को बचाने के लिए कुछ छोटा हार्म कर दें तो वो हम ऑफेंस को नहीं कारित मानेंगे, ठीक है। इस रीज़न, सिर्फ इस रीज़न से हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। नथिंग एज ऑफेंस इम्पोर्टेंट मेनली बाय रीज़न, सिर्फ इस कारण से हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे
कि हमें नॉलेज थी, उस शिप वाले को नॉलेज थी कि मैं भिड़ूंगा जाके, तो उस शिप वाले को क्या थी, नॉलेज थी कि इससे क्या होगा, कोई ना कोई हार्म होगा, शिप के 4 पर्सनों की डेथ होगी। लेकिन उसने क्या किया, इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, उसकी कोई मंशा नहीं थी, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, ये तो एक्ट आ गया नेसेसिटी का, कि अब ऐसे नेसेसिटी आवश्यकता पड़ गई है कि उन्हें 4 शिप वाले पर्सन को के साथ शिप भिड़ानी ही पड़ेगी अपनी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो 20 शिप वाले पर्सन है वो बच जाएंगे। और ऐसा कार्य वह क्या कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, जिससे क्या है वह बचा सकता है या अवॉइड कर सकता है पर्सन और प्रॉपर्टी का अदर हार्म, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 19 है आपका। एक्सप्लेनेशन आपका ये कहता है, हिंदी में इसको देख लेते, कोई भी कार्य मत इस ज्ञान से साथ किया जाना कि उसके हानि होने की संभावना है, अपराध नहीं हो सकता यदि वह किसी आपराधिक इरादे से ना किया गया हो और सद्भावना से किया किसी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली अन्य हानि को रोकने या उससे बचने के उद्देश्य से किया गया हो। ओके, एक्सप्लेनेशन कहता है इसका, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसी नेसेसिटी थी, क्या सच में ऐसी नेसेसिटी थी। तो ये नेसेसिटी का पॉइंट आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये नेसेसिटी का पॉइंट भी। और क्या ये क्रिमिनल इंटेंशन था, क्रिमिनल लॉ था, ये सारे पॉइंट्स जो आपके हैं वो है आपके क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माने जाएंगे, तथ्य के प्रश्न माने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू केस हम उसे सुनेंगे और उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 डॉक्ट्राइन आते हैं, 2 सिद्धांत आते हैं, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता के बचाव में, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन खुद के बचाव में। ये आपके 2 यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज कंटेन इन सेक्शन नंबर 19। ये सेक्शन नंबर 19 में आपका कहा गया है, जिसका मैक्सिम है आपका क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगल, मतलब नेसेसिटीज नोस नो लो। अगर आवश्यकता है तो हमें फिर कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आवश्यकता है, हमें किसी कानून का उल्लंघन करना है कि जिससे हमें कम हार्म हो, तो हम कम हार्म के लिए भी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। ओके, हानि की रोकथाम में आरोपी के सामने 2 विकल्प होते हैं, दोनों से कुछ हानि होती है और अधिक हानि से बचने की आवश्यकता में उसे ऐसे कृत्य करना पड़ता है जो अन्यथा अपराध होता है, ठीक है। कम हानि के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा हानि को रोकने के लिए हम कम हानि वाला अपराध कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट आपका केस आता है वी गोपालन नायडू 1923 का। कोर्ट हेल्ड सेक्शन नंबर 19 रेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ऑन सडन एंड एक्सट्रीम इमरजेंसी वन ऑफ द अदर आर टू अवेल इट इज़ अ लॉफुल प्रोटेक्टर। ये वही बात है कि हम समाला वाला ऑफेंस कर ले, छोटी बुराई की ही घटित कर ले, बड़ी बुराई को घटित ना करे। ओके, एसेंशियल इंग्रेडिएंट स्टूडेंट आपकी यही है कि हमें नॉलेज है कि हाँ हम ऑफेंस कर रहे हैं, हमें नॉलेज है कि ऑफेंस होगा, कोई हार्म होगा हमारे पास, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, हमारी मंशा नहीं है अपराध करने के, लेकिन हमें अपराध करना पड़ रहा है। हमें अपराध गुड फेथ में करना पड़ रहा है ताकि हम अदर हार्म, किसी भी प्रॉपर्टी और पर्सन दोनों इंक्लूड है, किसी भी प्रॉपर्टी और पर्सन के किसी और हार्म को हम यहाँ पे रोक सके। ओके, ये आपका एग्जांपल आया यहाँ पे कि इसके अंदर एक तो केस मैंने आपको बताया कि वो वाला शिप वाला, ठीक है, और 2 मामले आपके ये है कि इसके अंदर क्या हुआ कि एक बिल्डिंग में आपके लग गई आग, ठीक है, एक बिल्डिंग में आपके यहाँ पे आग लगी, इस बिल्डिंग में, ठीक है। तो इस बिल्डिंग में क्या किया, एक पर्सन ने, ठीक है, इस विंडो से आपके नीचे फेंक के क्या फेंक दी, बेबीज थे यहाँ पे, उन बेबीज को उसने क्या किया, एक एक करके नीचे फेंका और नीचे पीपल्स जो थे उनको कैच कर देते। तो क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, एक सेकेंड, क्या ये मामला इसका है? स्टूडेंट ये केस नहीं है इसका, इसका केस है वो तो ये है कि हमें डाउट है कि भाई हाँ, जो भी मैंने आपको केस उसमें ये डाउट है कि हाँ इससे हार्म कारित हो सकता है, हार्म हो सकता है, लेकिन जो बड़े ऑफेंस को बचाने के लिए, हार्म को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे ऑफेंसेस भी कर रहे हैं, तो वो उसका मामला हो जाएगा कि बिना सहमति के, बच्चे की सहमति नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उनको फेंक रहे हैं ताकि उसकी जान बचा जा सके, आगे वाले मामले में वो आएगा, ठीक है। इसका मामला है जैसे आपके यहाँ पे कई बिल्डिंग्स है,
उन सब बिल्डिंग में क्या हुआ, ये सारी बिल्डिंग्स आपकी अटैच है, ठीक है। ऐसे ये बिल्डिंग्स आपकी अटैच बिल्डिंग्स है सारी, ये बिल्डिंग अटैच है। तो इस बिल्डिंग में आपकी लग गई है आग, ठीक है। इस बिल्डिंग में आग लगी है जो कि ये फैलती जा रही है आग आगे। तो इस एक पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने आपकी इस बिल्डिंग को यहाँ से गिरा दिया। इस बिल्डिंग को गिराने से क्या हुआ, इसका काट को यहाँ से गिराने से क्या हुआ कि जो आग है वो अब आगे आपकी नहीं बढ़ पाएगी और ये वाली बिल्डिंग्स आपकी बच जाएगी। तो इस बड़े हार्म को रोकने के लिए इसने क्या किया, आपका ये छोटा हार्म कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक केस आ गया। एक केस वो स्टूडेंट आता है कि आपका एक है आपका टाइगर, एक आपका टाइगर है, ठीक है। एक आपका टाइगर है, वह क्या कर रहा है, बी को लेकर भाग रहा है, बी को लेकर भाग रहा है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने शूट किया इस टाइगर पे, ए ने शूट किया इस टाइगर पे, ताकि शूट शूट जब टाइगर पे हो तो वह बी की जान बचा सके। अब कहीं ना कहीं ए का क्या है, रिस्क है कि बी को भी गोली लग सकती है, लेकिन इस बड़े हार्म को कारित होने से बचाने के लिए हम क्या करें, एक छोटा हार्म करें कि क्या पता बी को हर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका मर्डर होने से हम बचा लेंगे। तो ये वाला मामला भी आपका इसमें आएगा। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक केस आता है, ठीक है, जो है आपका क्वीन वर्सेस क्वीन वर्सेस डेडले एंड स्टीफन, डेडले एंड स्टीफन। इसको हम मैग्नॉइड केस भी कहते हैं, ठीक है, मैग्नॉइड केस भी इसको कहते हैं। लिख लीजिए आप अपने बैग में, मैग्नॉइड, इसको मैग्नॉइड केस भी आपका कहा जाता है। इस मामले में क्या हुआ, इस मामले में आपके थे 4 पर्सन, ठीक है। इस मामले में आपके 4 पर्सन थे जो एक शिप में जा रहे थे। इस शिप में आपके ए, बी, सी और डी, जिसमें से सी जो आपका था वो एक चाइल्ड था, ठीक है। और इस शिप के अंदर ये क्या हुआ, ये चारों क्या हुए, भटक गए और इनका शिप कहीं और समुद्र में खो गया। समुद्र में गुम होने के कारण ये चारों क्या थे, 3-4 दिन से क्या थे, हंगर थे, भूखे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जो चाइल्ड है वो कुछ टाइम में इसकी डेथ हो जाएगी, इस चाइल्ड की कुछ टाइम में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्यों नहीं इसको मार देते हैं, सी जो चाइल्ड है इसको हम मार के हम तीनों इसको खा जाते हैं, ठीक है। इस चाइल्ड को मार के हम इसको खा जाते हैं, जिससे क्या होगा कि हम तीनों कुछ और दिन सर्वाइव कर सकेंगे और हम क्या पता सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सके। इन्होंने तीनों ने क्या किया, सी चाइल्ड को मार दिया और उसको एज अ फूड आपका यूज़ किया। तो स्टूडेंट क्या बताइए, क्या इस केस में आपका नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। आवश्यकता तो उन्हें थी, खुद को बचाने के लिए उन्हें भोजन चाहिए था, खुद को बचाने के लिए उन्हें फूड चाहिए था, आवश्यकता उनको थी और बड़ा हार्म भी था। ऐसे उन्होंने एक सी को मारा, नहीं तो वह बी, सी और डी तीनों ही मर जाते, ए, बी, डी तीनों ही मर जाते, लेकिन उन्होंने सी को मार के 3 जनों की जान बचाई। तो बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म इन्होंने कारित किया। तो क्या इसे इन्हें सेक्शन नंबर 19 का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट इस मामले में ऐसा हुआ कि इन्हें डिफेंस नहीं मिलेगा, सेक्शन नंबर 19 का इन्हें डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया, मर्डर किया, ठीक है। मर्डर किया इन्होंने, वो भी किसके लिए किया, कोई नेसेसिटी का उनका कोई नहीं था, ठीक है। खुद की जान बचाने के लिए, खुद को हार्म ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका मर्डर किया। तो कोर्ट ने कहा कि आपने खुद को बचाने के लिए इसका मर्डर किया है, ये कोई नेसेसिटी का आपका ग्राउंड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड आपका नेसेसिटी का नहीं माना जाएगा और आप मर्डर के लिए लायबल होंगे। हाँ, ऐसा होता कि वह चाइल्ड खुद ही उसकी डेथ हो जाती, ठीक है, उसके बाद वो फिर उसको फूड की तरह यूज़ करते, तो वो कोई आपका अलग केस बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मर्डर किया खुद को बचाने के लिए, तो ये आपका नेसेसिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा और इसलिए इनको सेक्शन नंबर 19 में आपका फॉल नहीं किया गया। केस आपका था क्वीन
वर्सेस डेडले एंड स्टेफन का केस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है आपका बीएनएस का, ठीक है। बीएनएस के जितने मामले उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस है उनमें से एक केस आपका ये है। तो थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए। आज हमारा चैप्टर बहुत बड़ा रहा, हमने आज देखा सेक्शन नंबर 14 एंड 17, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, 15 एंड 16, जजमेंट एंड ऑर्डर्स की हमने बात की। सेक्शन नंबर 18 हमने देखा एक्सीडेंट्स की, और सेक्शन नंबर 19 हमने बात की नेसेसिटी के कॉन्सेप्ट की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है। हम ऐसे ही अपनी बीएनएस की सीरीज़ को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।